गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। श्री श्याम प्रशिक्षण महाविद्यालय में चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप घर बैठे उस सिलेबस से पाठ्यक्रम से जुड़े रहें और कोविड-19 का पालन करते हुए अपने घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेज का से जुड़े रहें और इसका लाभ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी डियर स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम अधिगम हेतु आकलन में जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे उसी में आगे कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। अच्छे परीक्षण की उन्हीं विशेषताओं में से अपने आज का जो टॉपिक है वैधता या वैलिडिटी, कि वैधता या वैलिडिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। वैधता क्या है? वैधता जो उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए, किसी व्यक्ति विशेष का चयन करने के लिए अथवा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए ये कि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु परीक्षण के इन अनुप्रयोगों के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या प्रयोग में लाया जाने वाला परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है अथवा नहीं। अगर परीक्षण में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो उसे कह सकते हैं कि अमुक जो परीक्षण है वो वैध है, या यूँ कहें कि अमुक परीक्षण मुक्त उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है या अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंचता है, तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि वह वैलिड नहीं है। ऐसे परीक्षण को अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है तभी हम उसे वैध परीक्षण कह सकते हैं। तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता या वैलिडिटी कहा जा सकता है। किसी भी परीक्षण को एक वैध अथवा अवैध करार देने के लिए उसके सभी मानदंडों, सभी उद्देश्यों की पूर्ति अगर वो परीक्षण करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि अमुक परीक्षण वैध है अथवा अवैध है। तो अलग अलग शिक्षाविदों ने इसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। वैधता की जो डेफिनेशन दी है, वैधता या वैलिडिटी को जो परिभाषित किया है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। सबसे पहले हम नंबर 1 में जिक्र करें क्रोनबेक के अनुसार वैधता क्या है। तो क्रोनबेक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो क्रोनबेक ने बताया कि वैधता एक सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। नंबर 2 बात करें रीमैन के अनुसार, रीमैन के शब्दों में वैधता सूचकांक उस मात्रा को व्यक्त करता है जिस मात्रा में परीक्षण उस लक्ष्य को मापता है और जिसके लिए इसे बनाया गया है। तो ये दूसरे प्रकार की हमारी परिभाषा। तीसरी बात हम करें कि गैरेट के अनुसार, कुछ बातें जो बताई है, किसी परीक्षण या किसी मापन उपकरण की वैधता उस यथार्थता पर निर्भर करती है जिसे वह उस तथ्य को मापता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। तो लगभग ये सेम सी परिभाषाएं गैरेट के अनुसार भी यही है कि जिसके लिए उसे बनाया गया है, जिसके लिए उसे निश्चित किया गया है। ये जो डेफिनेशन गैरेट की थी, या फिर कहें दूसरे नाम के जो वैधता की ओर अगर बात करें, गुलिक्सन नाम के विद्वान के अनुसार वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सह संबंध है। ये कह सकते हैं कि गुलकिशन जो थे गुलकिशन के अनुसार कि वैधता का जो गुलकिशन ने बताया कि वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सह संबंध है। एक सह संबंध के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने वैधता को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया और भिन्न भिन्न परिभाषाओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया कि वैधता क्या है। कोई मापन विधि उतनी ही वैध है जितनी है उस कार्य में सफलता के लिए किसी मापन से संबंधित है। इसके पूर्व कथन के लिए यह प्रयुक्त हो रही है।
स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता परीक्षण के द्वारा मापन के उद्देश्यों या कार्यों की पूर्ति की सीमा को बताती है। परीक्षण की वैधता मापन की स्थिर त्रुटि से संबंध रखती है। परीक्षण को वैधता बताती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस सीमा तक स्थिर त्रुटियों से मुक्त है, स्थिर त्रुटियों से कम है कह सकते हैं। यदि स्थिर त्रुटियां अधिक होती है तो परीक्षण की वैधता भी कम होती है। अगर स्थिर त्रुटियां अधिक होती हैं तो परीक्षण भी कह सकते हैं, परीक्षण भी वो अधिक वैध नहीं होता है। कह सकते हैं कि कोई परीक्षण जितनी शुद्धता से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अपने मापदंडों पर खरा उतरता है या वांछित गुण का मापन करता है, तो वह परीक्षण उसी सीमा तक वैध माना जाता है। तो हमने इसकी वैधता के बारे में पढ़ा। अलग अलग जो शिक्षाविद थे उन्होंने इसको अलग अलग रूप से परिभाषित किया कि वैधता है क्या। क्रोनबेक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो अलग अलग रूपों में इसको अलग अलग रूप में परिभाषित अलग अलग शिक्षाविदों ने किया है। अब हम पढ़ें कि वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, हम एक एक कारक का जिक्र करेंगे अभी कि वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। वैधता को प्रभावित करने वाले करने वाले कारक या फैक्टर कौन कौन से हैं उनका हम अब जिक्र करेंगे। नंबर 1, अस्पष्ट निर्देश। अगर किसी भी परीक्षण में बात करें कि परीक्षार्थियों को परीक्षण के संबंध में दिए गए निर्देश अस्पष्ट होते हैं, नए समझ आने वाले होते हैं, तो कह सकते हैं कि वो निर्देश अस्पष्ट है, जो परीक्षण की वैधता को कम करते हैं, अथवा परीक्षण की वैधता है वो अस्पष्ट निर्देशों से परीक्षण की वैधता क्या हो जाती है, वैधता कम हो जाती है। वैधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किससे? अस्पष्ट निर्देशों से। प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दे रहे हैं या इसके लिए समय सीमा क्या है, जैसी बातों को परीक्षार्थियों को परीक्षण प्रारंभ होते समय ठीक ढंग से मालूम न होने पर प्राप्तांकों में स्थिर त्रुटि के बढ़ जाने की संभावना रहती है, जो परीक्षण की वैधता को घटा देती है। जहां त्रुटियां अधिक आएगी, जहां त्रुटियां अधिक होगी, वो परीक्षण की वैधता को बढ़ा देती है। जहां अस्पष्टता होती है, अस्पष्ट निर्देश होते हैं, वो किसी भी परीक्षण की वैधता को कम कर देते हैं, या यूं कहें कि अस्पष्ट निर्देश भी वैधता को पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, जो आपने अभी समझा। दूसरी बात करें हम अभिव्यक्ति का माध्यम, ये था दूसरा पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति का माध्यम। वैधता को प्रभावित करने वाला दूसरा जो कारक है हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम, कि अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, परीक्षण में प्रश्नों को किस माध्यम में लिखा गया है तथा परीक्षार्थी को उत्तर किस माध्यम के द्वारा दिया जाना है, यह बात भी परीक्षण की वैधता को प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, प्रश्नों की अभिव्यक्ति किस रूप में की गई है तथा परीक्षार्थी द्वारा उस प्रश्नों का उत्तर किस अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना है, यह बात भी परीक्षण की वैधता को मूल रूप से प्रभावित करती है। यदि परीक्षण को छात्रों की मातृभाषा या उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में बनाया जाता है, मान लीजिए कि उनको अपनी माध्यम जो है मातृभाषा मदर टंग में बनाया जाता है, तो परीक्षार्थी उसे अधिक समझ पाएंगे और वो उसी माध्यम में उसका उत्तर सरलतापूर्वक
बिना किसी अस्थिर त्रुटि के देते हैं तो हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम भी उस रूप में प्रभावित होता है, वो वैधता को प्रभावित करता है। वैधता को प्रभावित, यह परीक्षण छात्रों की मातृभाषा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में बनाया जाता है, तो छात्रगण परीक्षण के ठीक प्रकार से उसको समझकर उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि छात्र भाषा कठिनाई महसूस करते हैं तो उनका उत्तर भी वो आसानी से नहीं दे पाते हैं और अस्थिर त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। अस्थिर त्रुटियां उत्पन्न होने से जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो कमजोर रह जाता है और जो परीक्षण है उसकी वैधता का आकलन कम आता है। कह सकते हैं कि वैधता घट जाती है उस परीक्षण की। जैसे हिंदी भाषी छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा में बने गणित परीक्षण का प्रयोग करने पर परीक्षण की वैधता अत्यंत कम हो जाएगी। मान लीजिए कि हिंदी भाषा जो है उनके लिए अंग्रेजी भाषा में बने गणित प्रश्न पत्र है, उनका अगर वो हल करते हैं तो वो मूल रूप से उनका जो सही माध्यम नहीं रख पाते हैं, उनको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर ऐसे परीक्षण में परीक्षार्थी अस्थिर त्रुटि करते हैं, उसको सही रूप से उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं और वो क्या है कि उसमें परीक्षण में कुछ जो कमियां हैं, जो उद्देश्य है वो मूल रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वहाँ भी जो परीक्षण की वैधता है वो अभिव्यक्ति के माध्यम के द्वारा प्रभावित होती है। तो हमने दो मुख्य बिंदु पढ़े, अभिव्यक्ति का माध्यम। तीसरा जो वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है हमारा, तीसरा कौन सा है, अभी हम इसका अध्ययन करेंगे, प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली। नंबर 3, प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली। परीक्षण में परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्नों की भाषा क्या है तथा उनकी शब्दावली क्या है, जो मुख्य रूप से परीक्षण को प्रभावित करती है और उस परीक्षण में परीक्षार्थियों द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग जो की जाती है कि प्रश्नों की भाषा के अकॉर्डिंग उनका जो उत्तर दिया जाता है वो उत्तर देने में कहाँ तक समर्थ होते हैं, प्रश्नों की भाषा तथा शब्दावली का भी परीक्षण जो है वैध निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अत्यधिक क्लिष्ट शब्द तथा साहित्यिक भाषा के प्रयोग से परीक्षण शाब्दिक बोध का परीक्षण बन जाता है, न कि उस योग्यता का जिसके लिए उसे बनाया या प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली भी वैधता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कहलाती है। तो हमने पढ़ा कि प्रश्नों की भाषा एवं शब्दावली, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी ऑफ आइटम्स के बारे में कि वैधता को ये किस प्रकार से प्रभावित करती है। अब हम अगला जो पॉइंट है प्रश्नों की चौथा जो हमारा है प्रश्नों का कठिनाई स्तर, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, कठिनाई का जो स्तर है वो क्या है, कठिनाई का स्तर क्या है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ लिख दे और प्रकरणों का अवांछ, प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे में कि प्रश्नों की कठिनाई का स्तर परीक्षण में बच्चों को दिया जाने वाला जो प्रश्नों के कठिनाई का जो स्तर है किस स्तर का है, बच्चे उसे हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर अधिकतम होने से बच्चे उसको सहज समझ नहीं पाते हैं, या यूँ कहें अगर प्रश्नों की कठिनाई का स्तर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले सरल प्रश्नों को हल करना बाद में कठिन प्रश्नों को हल करना, तो इस प्रकार के परीक्षण में सरल से जटिल की ओर अगर हम चलते हैं तो कठिनाई का जो स्तर है बच्चा सहज ही उस परीक्षण में उनको हल कर पाता है, तथा इसके विपरीत अगर प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अधिक होता है या जटिल होता है, जो कठिन से सरल की ओर होता है, तो बच्चे उसे आसानी से पहले जो कठिन प्रश्न हल करेंगे
उसके बाद में सरल प्रश्न हल करेंगे तो उनकी कठिनता का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार कठिनता का जो स्तर बढ़ने से परीक्षण की वैधता मूल रूप से प्रभावित होती है। परीक्षण में प्रश्नों का क्रम भी वैधता को प्रभावित करता है। यदि परीक्षण में कठिन प्रश्न आरंभ में रखे जाते हैं तो परीक्षार्थी का उत्साह कम हो जाता है। कहते हैं कि प्रारंभ में अगर कठिन प्रश्न से शुरुआत की जाए तो उनका उत्साह जोश वो कम हो जाता है और वे हतोत्साहित होकर परीक्षण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ प्रारंभ में कठिन प्रश्न हल होने पर समय सीमा के कारण शेष प्रश्नों के छूट जाने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है उसमें भी वैधता को ये मूल रूप से प्रभावित करते हैं कि कठिनाई का स्तर किस प्रकार से, अभी आपको जो एक्सप्लेन किया, अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से कहें कि कठिनाई का स्तर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है तो बच्चे उसे आसानी से पढ़ पाते हैं। अगर कठिन से सरल की ओर है तो बच्चे उसे निरुत्साहित हतोत्साहित हो जाते हैं और वो उनको हल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो परीक्षण की वैधता है वो भी कम आंकी जाती है उस स्तर पे, या फिर यूं कहें कि कठिनाई, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर पहले सरल प्रश्न, बाद में धीरे धीरे कठिन प्रश्नों को हल करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो बच्चा उससे आत्मविश्वास के साथ उस प्रश्न पत्र को हल करता है और निश्चित तौर पे उस परीक्षण की वैधता भी उसमें अधिक मांगी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब हम बात करें प्रश्नों की, अगला जो पॉइंट है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता। प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ कि दिए गए प्रश्न, परीक्षण में दिए गए जो प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठता भी उसकी वैधता से गहरा संबंध होता है। गहरा संबंध होता है। अगर दिए गए जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक वैध होते हैं जबकि निबंधात्मक परीक्षण कम वैध होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता और निबंधात्मकता की बात करें तो वस्तुनिष्ठता को अधिक वैध माना गया है। निबंधात्मक में जो कहते हैं कि अगर विस्तारित रूप निबंध के रूप में अगर लिखा जाए तो वो कम वैध माना जाता है और निश्चित रूप से इसको प्रभावित करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विद्यार्थियों को क्या करना है तथा सही उत्तर क्या है यह स्पष्ट रहता है। उनके पास ऑप्शन होता है कि हमें ए, बी, सी, डी में से ए, बी, सी और डी में से किस एक का चयन करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें ए आंसर आ रहा है तो हम उस ए आंसर पे टिक कर देते हैं। तो उसमें बच्चे का जो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और मनोबल भी बढ़ता है और उसके साथ वो हल करता है, जिसके कारण ऐसे प्रश्नों वाले परीक्षणों की वैधता अधिक प्राप्त होती है। और इसकी बात करें कि वस्तुनिष्ठता में एक प्रश्नों की जो स्पष्टता है या फिर उत्तर की निश्चितता है कि वो इसी 4 ऑप्शन में से इसका एक उत्तर निश्चित है और इस उत्तर में से अगर बच्चा उस परीक्षण में उसको सही कर पाता है तो निश्चित रूप से उस परीक्षण की जो वैधता है वो अधिक होती है। तो इस प्रकार से प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता भी वैधता को प्रभावित करती है। और अगला पॉइंट हमारा है कि प्रकरणों का अवांछित भार, जो हमारे टॉपिक है प्रकरणों का अवांछित मान लीजिए कि हमारा एक टॉपिक है और वो खूब बड़ा है, उसमें सब टॉपिक हैं और उस टॉपिक में जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रकरणों का अवांछित भार है, मिक्स जो है उसमें जो प्रकरणों का अवांछित जो भार होता है वो भी वैधता को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। कि प्रकरण बड़ा है, उसमें सब टॉपिक है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उस बड़े टॉपिक को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे उस परीक्षण की जो वैधता है वो हमें अधिक प्राप्त होगी। मापी जा रही योग्यता भी सभी विमाओं पर एरियाज ऑफ डायमेंशन को परीक्षण में
सम्मिलित किया गया या नहीं, तथा इनको वांछित भार दिया गया है या नहीं, जैसे बिंदु भी परीक्षण की वैधता को प्रभावित करते हैं। यदि संपूर्ण विषय वस्तु के केवल कुछ प्रकरणों को ही परीक्षण में सम्मिलित किया गया हो या कुछ प्रकरणों को अवांछित भार यानी अनडिजायरेबल वेटेज दिया गया होता है, तो परीक्षण परिणामों की वैधता कम हो जाती है। अनावश्यक रूप से जो प्रकरण उसमें जोड़ दिए जाते हैं वो अवांछित भार के रूप में वहाँ अभिव्यक्त किए जाते हैं, जो मूल प्रकरण को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रकरणों की अवांछित जो भार है वो मुख्य रूप से वैधता को प्रभावित करता है और वहाँ पर परीक्षण परिणामों की वैधता है वो कम हो जाती है। अब हम कहें कि अगला पॉइंट हमारा है इसी में प्रभावित करना, मापन का उद्देश्य। सातवां, मापन का उद्देश्य। मापन का उद्देश्य भी वैधता को प्रभावित करने वाले कारक में माना जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट, परीक्षण निर्माता है जो परीक्षण करता है, कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर परीक्षण की रचना करता है। यानी कोई भी परीक्षण है उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, परीक्षण के निश्चित उद्देश्यों के साथ परीक्षण करता वो इनकी रचना करता है, और अगर ये उस रचना के आधार पर उस उद्देश्यों की अगर प्राप्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि वह परीक्षण बहुत अधिक वैध है। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि मापन का जो उद्देश्य है, परीक्षण करता एक परीक्षण की रचना निश्चित उद्देश्यों के साथ करता है और वो निश्चित उद्देश्य अगर उसे प्राप्त नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस परीक्षण की वैधता कम है या हमें उस परीक्षण की वैधता कम प्राप्त हुई है। परंतु किन्हीं उद्देश्यों के लिए उसकी वैधता संदिग्ध हो जाती है, जैसे कोई उपलब्धि परीक्षण छात्रों को योग्यता के आधार पर कुछ समूह में विभाजन के लिए वैध हो सकता है, या यूँ कहें कि उसको समूह में विभाजन के लिए वैध हो सकता है, परंतु रोजगार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए उस वैध होना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसके मापन का उद्देश्य भी मूल रूप से वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है। अब अगला हम लेते हैं, अगला वैधता को प्रभावित करने वाला कि परीक्षण की लंबाई। परीक्षण की लंबाई जो वैधता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक में काउंट की जाती है कि लेंथ ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की लंबाई अर्थात उसमें सम्मिलित प्रश्नों की संख्या भी परीक्षण वैधता से संबंध होता है। जो प्रश्नों की संख्या का भी परीक्षण वैधता से उसका संबंध क्या होता है? लंबाई से अर्थ है कि प्रश्नों की संख्या, परीक्षण में दिए गए प्रश्नों की संख्या जिसमें छात्र एक निश्चित समय में उसको पूरा कर पाता है, वो हम परीक्षण की लंबाई के अंतर्गत उसको काउंट करते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों को 30 प्रश्न दिए गए हैं और समय अवधि 3 घंटे है, तो उन परीक्षण की लंबाई के रूप में कहें या उस 3 घंटे में परीक्षार्थियों द्वारा उन 30 प्रश्नों को सही समय पर हल कर लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण की लंबाई अथवा प्रश्नों की संख्या के आधार पर निश्चित समय में किया गया जो परीक्षण है वो अच्छा होता है और वो परीक्षण की वैधता को बढ़ाता है। दूसरी बात करें कि अगर परीक्षण की लंबाई या प्रश्नों की संख्या के आधार पर प्रश्नों की संख्या यदि प्रश्न पत्र में समय अवधि से अधिक प्रश्न दिए हैं और जिससे परीक्षार्थी उस निश्चित समय में हल नहीं कर पाता है, निश्चित समय में मान लीजिए 3 घंटे में वह हल नहीं कर पाता है, उसको 35 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं
कि वो निश्चित समय अवधि में उस प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाता है और उसका प्रश्न पत्र है वो छूट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस परीक्षण की जो वैधता है वो हमें कम प्राप्त होती है। परीक्षण के विस्तार से न केवल उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है वरन उसकी वैधता भी बढ़ती है। छोटा परीक्षण बड़े परीक्षण की तुलना में कम वैध होता है, परंतु यहाँ स्मरणीय है कि परीक्षण की लंबाई बढ़ाते समय प्रश्नों के प्रकार, स्वरूप, विषय वस्तु, कठिनाई का स्तर आदि में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कह सकते हैं कि ये मुख्य जो बातें हैं उनको इसमें ध्यान रखा जाए तो हम एक अच्छे और वैध परीक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारे परीक्षण की लंबाई के आधार पर वैधता को प्रभावित करने वाला कारक। फिर आता है सांस्कृतिक प्रभाव। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। और सांस्कृतिक प्रभाव में जो कि वैधता को प्रभावित करने वाला कारक है, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में आता है। अनुसंधानकर्ता कार्यों ने सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण की वैधता पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, अनुसंधानकर्ता जो परीक्षण रचना करने वाले हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक प्रभाव भी वैधता को प्रभावित करता है। किस प्रकार से? समाज की सामाजिक संरचना तथा व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्तर आदि के कारण परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक विरासत वाले छात्रों के अनुभव, परंपराएं एवं अवसर भिन्न होते हैं। देखिए, अलग अलग कल्चर के जो बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति के जो बच्चे हैं, उनकी अगर हम तुलना करें, अनुभव लें, उनकी परंपराएं लें, उनके रीति रिवाज को काउंट करें, उनके अवसर भी भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके फलस्वरूप कोई परीक्षण किसी एक समय के लिए वैध हो सकता है तथा छात्रों के लिए, संपूर्ण छात्रों के लिए नहीं। कह सकते हैं कि किसी भी एक संस्कृति का जो पेपर है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि राजस्थान के विद्यार्थी अगर राजस्थान की कल्चर से जुड़े हुए प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये अपनी संस्कृति है जिसको वो भली भांति समझकर उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और इन्हीं राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर या ये प्रश्न पत्र गुजरात के बच्चों से अगर हल कराया जाए तो कह सकते हैं कि वो इसको हल करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करेंगे, असमर्थ होंगे और उस संस्कृति से जुड़े नहीं होने के कारण वो उसको कम हल कर पाएंगे, जो कि उसको मुख्य रूप से वो प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक प्रभाव भी निश्चित तौर पर उनको प्रभावित करता है और ये प्रभावित करने वाला जो कारक है। फिर दूसरा जो कारक लेते हैं अपने 10वां, तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वैधता को प्रभावित करने वाला वो है प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। 10वां प्रतिक्रिया प्रवृत्ति कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति क्या है, उसकी नेचर क्या है। रेस्पॉन्स सेट जिसे हम कह सकते हैं, रेस्पॉन्स सेट कि एक परीक्षण के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हमें रेस्पॉन्स या यूँ कहें उसकी प्रतिक्रिया की जो प्रवृत्ति के बारे में हम बात करें कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो वो प्रवृत्ति भी हमारे उस परीक्षण की वैधता को प्रभावित करती है। प्रतिक्रिया प्रवृत्ति से हमारा अर्थ है परीक्षण देने की आदतों, टास्क टेकिंग हैबिट से। परीक्षण जो है, परीक्षण देने की उसकी आदत क्या है, उसकी हैबिट क्या है, जो परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करके उनकी वैधता को प्रभावित कर देती है। सहमति प्रवृत्ति में व्यक्ति बिन सहमत हुए भी अधिकांश प्रश्नों पर हाँ, सत्य या सहमति पर निशान लगाता है, यानी उसकी प्रतिक्रिया किसी भी क्वेश्चन की आंसर में मोस्टली ये रहती है यस या हाँ रहती है। अनिश्चित की प्रवृत्ति में व्यक्ति अनिश्चितता, उदासीनता
निरुत्तर या उसका उत्तर नहीं दे पाता है आदि पर निशान लगाता है। कुछ व्यक्तियों में अधिक गति से प्रश्न करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कुछ में शुद्धता से काम करने की प्रवृत्ति होती है। शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, भले ही उनकी गति कम हो, वो अपने उस शुद्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। ये प्रवृत्तियाँ परीक्षण की वैधता को कम कर देती हैं और परीक्षण की वैधता को निश्चित रूप से प्रतिक्रिया प्रवृत्ति है वो प्रभावित करती है। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो प्रतिक्रिया प्रवृत्ति है वो वैधता को प्रभावित करती है। फिर वैधता के मूल्यों पर अधिक विश्वसनीयता। हम बात करें अगले पॉइंट की, 11वें की, कि 11वां जो पॉइंट है हमारा वैधता के मूल्य पर, वैधता के मूल्य पर प्रभाव क्या है? पर अधिक विश्वसनीयता, मूल्य पर अधिक विश्वसनीयता। वैधता के मूल्यों पर, वैधता के मूल्यों पर विश्वसनीयता से अभिप्राय, कभी कभी परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से परीक्षण की लंबाई बढ़ाई जाती है, प्रश्न पत्र को बड़ा किया जाता है तथा परीक्षण की लंबाई बढ़ाने के लिए उसमें ऐसे प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं जो परीक्षण की वैधता को कम कर देते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ाते समय ऐसे ही प्रश्न जोड़े जाएं जो परीक्षण की वैधता को प्रभावित ना करें या फिर परीक्षण की वैधता को बढ़ा सके। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वैधता के मूल्यों पर अधिक विश्वसनीयता के रूप में उनमें ऐसे प्रश्नों को ही जोड़ा जाए जो उसकी वैधता को प्रभावित ना करें अथवा उसकी वैधता को बढ़ाए रखें। ये हमें ध्यान में रखना होता है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि वैधता क्या है, वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, और ये कारक आपको समझ आए होंगे और आपने कारकों का 1 by 1 में अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको निश्चित तौर पर वीडियो को देखेंगे और इसको आप समझेंगे। थैंक यू।